स्वागत है आप सभी लोगों का। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग सामान्य विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था। रोमर ने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था सबसे पहले, इसको ध्यान में रखिएगा। और आपसे पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? तो प्रकाश का वेग रोमर ने बताया था, और कितना बताया था? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। इसको आप रट लीजिएगा। वैसे इस प्रश्न को तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। आगे दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और जिनका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जिसमें पहली घटना है कि यदि आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष से आपको जो आकाश का रंग होता है वो काला दिखाई देता है। काला क्यों दिखाई देता है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण हमें काला दिखाई देता है। और यदि आप पृथ्वी पर हैं तो जो समुद्र का जल होता है वो नीला दिखाई देता है। तो समुद्र के जल का नीला दिखाई देना, अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला दिखाई देना, ये दोनों घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे वास्तव में टिमटिमाते नहीं हैं, हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं। इस घटना का क्या कारण है? इस घटना के कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण हमें आसमान के जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे आँखों की जो रेटिना होती है उस पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो हमारे आँखों की रेटिना पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। हमारे आँखों की रेटिना पर, एक बार फिर से इसको दोहरा दे रहे हैं कि वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब आँखों की रेटिना पर बनता है। आगे बढ़ते हैं। यदि आपके पास समतल दर्पण है तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? जो बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं घरों में भी, या फिर आपके दुकानों पे जो बड़े शीशे लगे होते हैं वही समतल दर्पण होते हैं। तो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है और वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो वस्तु के बराबर काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? समतल दर्पण पर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण को ही माना जाता है। समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। अब यदि आपको टर्म्स एंड कंडीशन बना दी जाए कि दो समतल दर्पण ले लिए जाएं और उनके बीचों बीच में कोई एक वस्तु रख दी जाए तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा? तो उसके जो प्रतिबिंब बनेंगे वो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कैसे बनेंगे अनंत प्रतिबिंब? कि कोई वस्तु हो, उसको आप बीचों बीच में रख दीजिए। किसके बीच में रखना है? दो समांतर दर्पणों के बीच में। तो जो आपके प्रतिबिंब बनेंगे वो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हवा में जो बुलबुला बनता है वो, उस पर भौतिक विज्ञान का कौन सा फार्मूला यूज होता है? तो जो हवा का बुलबुला होता है वो भौतिक विज्ञान के अवतल लेंस के समान काम करता है। तो भौतिक विज्ञान के अवतल लेंस के समान क्या काम करता है? हवा का बुलबुला कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग घरों में हीटर का यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए हीटर का यूज करते हैं, उसमें जो तार लगा होता है वो किस चीज़ का लगा होता है? तो तार बहुत हल्के तार लगे होते हैं, वो नाइक्रोम के होते हैं। तो हीटर में जो तार लगा होता है वो नाइक्रोम का तार लगा होता है। आगे बढ़ते हैं। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो वर्तमान समय में तो हम लोग एलईडी का यूज करते हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा गाँव में कि वहाँ पर बल्ब का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक हल्का सा तार लगा होता है जो कि जलता है, उसी से हमें रोशनी प्राप्त होती है। तो जो हल्का तार होता है उसे फिलामेंट कहते हैं। ये टंगस्टन धातु का बना होता है। तो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में वर्तमान समय में तो निर्वात रखा जाता है, लेकिन पहले विद्युत जो बल्ब होते थे उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो पहले क्या होता था? जो बल्ब होते थे उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती थी। अगर ये गैस निकल जाती थी तो बल्ब नहीं जलता था। और बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता था। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? तो जो बड़ी बड़ी ट्यूबलाइटें लगी होती हैं उसमें पारे का वाष्प और आर्गन गैस भरी होती है। पारे का वाष्प और आर्गन गैस भरी होती है। आर्गन एक निष्क्रिय गैस होती है। इस प्रकार ये दो चीज़ें आपके ट्यूबलाइट में भरी रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। घरों में फ्यूज तार लगे होते हैं।
फ्यूज़ तार का काम क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है या कभी कभी बहुत कम वोल्टेज होता है, उसको नियंत्रित करने के लिए फ्यूज़ तार लगे होते हैं। तो फ्यूज़ तार किसके बने होते हैं, फ्यूज़ तार सीसा और टिन के बने होते हैं। सीसा और टिन से क्या बना होता है, फ्यूज़ तार बना होता है। तो ये सारे वन लाइनर प्रश्न हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये बार बार आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में फिक्सर यानी स्थायीकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में जो फिक्सर होता है उसके लिए हम लोग सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल फोटोग्राफी के फिक्सर के लिए किया जाता है। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में यानी कि जो फोटो निकालने के लिए जो लिक्विड का यूज किया जाता है वो एक एसिड होता है। और कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और फिक्सर के लिए किसको उपयोग में लाते हैं? सोडियम थायोसल्फेट को उपयोग में लाते हैं। अब अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो लालटेन को आपने जलते हुए देखा होगा और दिए को भी जलते हुए देखा होगा। तो लालटेन में नीचे से लेके ऊपर तक जो तेल जाता है वो किस माध्यम से जाता है? तो उसमें भौतिक विज्ञान की एक प्रमुख घटना काम करती है, जिसको हम लोग केशिकत्व कहते हैं। तो केशिकत्व की घटना के कारण जो दिए होते हैं या लालटेन होती हैं उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक तेल जाता है। केशिकत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है, किसमें? भौतिक विज्ञान में। आगे बढ़ते हैं। हीरे का चमकना और मृग मरीचिका, इन दोनों का क्या कारण होता है? तो मृग मरीचिका का मतलब ये होता है, कभी कभी रेगिस्तान में आपको कोई दूर ऐसे दिखाई देता है कि जहाँ जैसे वहाँ पर कोई तालाब है, पानी भरा हुआ है, लेकिन जब आप वहाँ उसके नज़दीक जाते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो इस घटना को हम लोग मृग मरीचिका कहते हैं। और हीरे का चमकना, ये दोनों घटनाएं भौतिक विज्ञान के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती हैं। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमें मृग मरीचिका और हीरे का चमकना, ये दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी से जो उपग्रह ऊपर भेजे जाते हैं उन्हें भू स्थिर उपग्रह कहते हैं, क्योंकि ये निश्चित ऊंचाई पर स्थित होकर पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा ये जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं इनकी ऊंचाई कितनी होती है? तो ये पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये होते हैं। कौन होते हैं? पृथ्वी से भेजे गए उपग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य की जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया है। तो नाभिकीय संलयन की जो क्रिया है वो सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अब आपसे यहाँ पर एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ कि सूर्य में अधिकांश मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? अगर ये आपको पता है तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉकेट की जो गति होती है वो भौतिक विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो जो रॉकेट की गति होती है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो मनुष्य का नेत्र होता है यानी मानव नेत्र होता है वो किस प्रकार से काम करता है? तो जो मानव का नेत्र होता है वो उत्तल लेंस की भांति काम करता है। मानव नेत्र किस प्रकार से काम करता है? उत्तल लेंस की भांति काम करता है। अब दो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें क्या होता है? उसमें हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, जस्ट अपोजिट होता है, नाम के विपरीत। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इसको अंग्रेजी में मायोपिया भी कहते हैं। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपके विकल्प में हिंदी लिख के आता है, कभी कभी आपके विकल्प में अंग्रेजी लिख के आता है। तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। इसमें हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। अगर आपको ये ऐसा रोग हो जाए तो आप किसका चश्मा लगाएंगे? तो आप अवतल लेंस का चश्मा लगाएंगे। तो आपका जो चश्मा लगेगा वो अवतल लेंस का चश्मा लगेगा, यानी अवतल लेंस का आपको प्रयोग करना पड़ेगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष भैया होता क्यों है? तो हम निकट दृष्टि दोष इसलिए होता है कि हमारे जो नेत्र होते हैं उनका लेंस मोटा हो जाता है, जिसके कारण हमारे आँखों की फोकस दूरी कम हो जाती है। तो हमारे आँखों में जो लेंस लगे हैं वो मोटे हो जाते हैं, जिसके कारण आँखों की फोकस दूरी कम हो जाती है और इसी कारण हमें निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे लगाने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूर दृष्टि दोष, और इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों को याद रखना है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? हमें
पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रिया में पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। अगर ये रोग आपको हो जाता है तो आप उत्तल लेंस का चश्मा लगाते हैं। तो उत्तल लेंस का चश्मा लगाने के लिए आपको दूरदृष्टि दोष जब रोग हो जाएगा तो उससे बचाव के लिए आपको कौन सा चश्मा लगाना होगा, उत्तल लेंस के चश्मे लगाने होंगे। अब इसको आप ऐसे याद कर रख सकते हैं, उत्तल में क्या आता है, ऊ आता है, और यहाँ पर दूर दृष्टि दोष में सबसे पहले क्या आता है, दू आता है। तो आप इसको उर्दू से याद कर सकते हैं, ठीक है। उर्दू मतलब ऊ पर उत्तल और दू पर दूर। तो बाकी का अवतल किसके लिए हो जाएगा, वो निकट के लिए हो जाएगा। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं किसके लिए कौन सा चश्मा लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको परमाणु बम बनाना हो तो कौन सा सिद्धांत फॉलो करेंगे, नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत फॉलो करेंगे। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। इसके जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन बम है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख होती है। तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है इसमें अनेक गैसें होती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रमुख गैस होती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में जो गैस होती है उसका क्या नाम है, उसका नाम है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरों में हम लोग क्या करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं। आँख, नाक, कान की जांच करने के लिए जो लेंस का यूज़ किया जाता है वो कौन सा लेंस होता है, वो हमारा अवतल दर्पण होता है। तो दाढ़ी बनाने का जो शीशा होता है, आँखों की, नाक की, कान की जांच के लिए जो शीशे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वो हमारे अवतल लेंस होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय विखंडन में किसका प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय विखंडन कराने के लिए न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन कराने के लिए न्यूट्रॉन का उपयोग किया जाता है। इसमें न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है, ठीक है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो द्रव अवस्था, एक मिनट, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो लिक्विड फॉर्म में जो पाई जाने वाली धातु है उसका नाम है पारा। पारा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है। तो उसका नाम है ब्रोमीन। तो पारा और ब्रोमीन, इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। ब्रोमीन जो है एक अधातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। पारा एक धातु होती है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का मापन हम लोग कैसे करते हैं। तो जो बिजली होती है, विद्युत धारा होती है, उसका मापन हम लोग अमीटर के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपको मात्रक नहीं पूछ रहा है, मापन के बारे में पूछ रहा है। तो विद्युत धारा का जो मापन होता है वो अमीटर में होता है, और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है। मात्रक नहीं पूछ रहा है, किसमें मापा जाएगा, तो अमीटर से मापा जाएगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।